दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों ये जो आज की स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये जो कहानी है बहुत ही जीवन में कुछ सिखाने वाली है, कुछ सीख देने वाली कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फैंस एंड द नील्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फैंस का मतलब होता है बाढ़। बाढ़ का मतलब अक्सर आपने देखा होगा कई बार कोई घर वगैरह के पास या कोई पेड़ के पास जो एक तरह से लकड़ी का एक घेरा लगा दिया जाता है, उसको फेंस कहा जाता है, जिसे अवरोधन भी कहते हैं, इसको फेंस कहा जाता है इंग्लिश में। और नील्स का मतलब होता है कीलें। वैसे इसका मतलब नाखून भी होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है कीलें। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द फेंस एंड द नील्स, मतलब कि बाढ़ और कीलें। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ लिटिल बॉय हु हैड अ बैड टेम्पर। क्या मतलब हुआ? वंस देयर वॉज अ लिटिल बॉय। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर हम वॉज या वर का प्रयोग करते हैं और वहाँ पर किसी भी प्रकार की किसी प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है, तो जो इस तरह का वाक्य होता है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाते हैं, जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, देयर वॉज अ लिटिल बॉय मतलब एक बार एक छोटा लड़का था। हु हैड अ बैड टेम्पर। दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो हमारा वाक्य है हु हैड ए बैड टेम्पर ये पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका मतलब है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो आपको हैड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और जो इस तरह का वाक्य है वो पास्ट पॉजिटिव का वाक्य कहलाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एक बार एक छोटा लड़का था, हु हैड ए बैड टेम्पर, और बैड टेम्पर का मतलब था बुरा स्वभाव, मतलब कि जिसका बुरा या कह सकते हैं जिसका खराब स्वभाव था। टेम्पर का मतलब था स्वभाव। चलिए आगे देखिए। हिज फादर गेव हिम अ बैग ऑफ नील्स एंड सेड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है गेव। तो क्या मतलब हुआ? हिज फादर उसके पिता ने, गेव हिम उसको दिया, अ बैग ऑफ नेल्स मतलब कीलों का एक थैला दिया, एंड सैड और कहा, एवरी टाइम यू लूज योर टेम्पर। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। लूज टेम्पर का मतलब होता है किसी बात पर स्वभाव बिगड़ना या किसी बात पर गुस्सा आना। तो उन्होंने क्या कहा? एवरी टाइम मतलब कि हर बार, एवरी टाइम यू लूज योर टेम्पर, जब आपको गुस्सा आए। यू मस्ट, मस्ट का मतलब होता है अवश्य ही या ज़रूर ही। यू मस्ट हैमर अ नील इनटू द फेंस। दोस्तों हैमर का मतलब हथौड़ा होता है, आप इसे नोट कर सकते हैं, नाउन है, लेकिन इसको यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। और हैमर का मतलब होता है किसी चीज़ को ठोंकना या कील वगैरह ठोंकना, उसे हैमर कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि यू मस्ट हैमर अ नील, आपको एक कील अवश्य ही आपको एक कील ठोंकनी चाहिए। इनटू द फेंस, इनटू द फेंस मतलब कि बाढ़ में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो उसके पिता थे, हिज फादर गेव हिम अ बैग ऑफ नील्स, उन्होंने उसे एक कीलों का थैला दिया और कहा, एवरी टाइम यू लूज योर टेम्पर मतलब जब भी आपको गुस्सा आए, यू मस्ट हैमर अ नील इनटू द फेंस मतलब आपको अवश्य ही एक कील को बाढ़ में ठोंकना चाहिए, मतलब ठोंकें। चलिए आगे देखिए। The first day the boy had driven 41 nails into the fence। क्या मतलब हुआ? द फर्स्ट डे मतलब कि पहले दिन, द बॉय हैड ड्रिवन। दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है,
और जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का वाक्य पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ हमेशा ही याद रखनी है कि पास्ट परफेक्ट के अंदर सिर्फ हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो और क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि द फर्स्ट डे मतलब पहले दिन द बॉय हैड ड्रिवन 41 नेल्स, जो लड़का था उसने 40 किलो को ठोंक दिया था। और ड्राइव का मतलब यहाँ पर ड्राइव का मतलब आपने सुना होगा, ड्राइव मतलब कार चलाना, किसी वाहन को चलाना, और ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसका मतलब ठोंकना भी होता है। तो क्या मतलब हुआ कि द बॉय हैड ड्रिवन 41 नेल्स इनटू द फेंस, कि जो पहले दिन लड़के ने 40 किलो को फेंस में ठोंक दिया था। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मतलब अगले कुछ हफ्तों में। एज ही लर्नड, दोस्तों ये लर्न की सेकंड फॉर्म है। लर्न का मतलब होता है सीखना या फिर याद करना। तो क्या मतलब हुआ कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मतलब अगले कुछ हफ्तों में। एज ही लर्नड टू कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज़ को नियंत्रण करना। तो क्या मतलब हुआ एज ही लर्न टू कंट्रोल हिज एंगर, मतलब जैसे वह अपने गुस्से को कंट्रोल करना मतलब नियंत्रण करना सीख गया। द नंबर ऑफ नेल्स ही हैमर्ड, जो मतलब जो संख्या थी किलो की जो उसने नेल्स ही हैमर्ड जो उसने ठोंकी, ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। दोस्तों ग्रेजुअली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है धीरे धीरे, और ये एक एडवर्ब है ग्रेजुअली, और रिड्यूस का मतलब होता है घट जाना। उनकी जो संख्या थी वो धीरे धीरे घट गई। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब वो आप इसे दोबारा अच्छे से समझ लीजिए। द फर्स्ट डे मतलब जो पहले दिन, द बॉय हैड ड्रिवन 41 नेल्स इनटू द फेंस, लड़के ने 40 किलो को फेंस में ठोंक दिया था। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मतलब अगले कुछ हफ्तों में। एज ही लर्नड टू कंट्रोल हिज एंगर मतलब जैसे वो अपने गुस्से को, एंगर मतलब गुस्सा और एक नाउन है, जैसे वो अपने क्रोध को, गुस्से को नियंत्रण करना सीख गया। द नंबर ऑफ नेल्स ही हैमर्ड, जो संख्या थी किलो की जो जिसको उसने ठोका था, ग्रेजुअली रिड्यूस्ड वो घट गई। चलिए आगे देखिए। He realized that it was easier to hold his temper than to drive those nails into the fence। क्या मतलब हुआ, चलिए इसको समझ लीजिए। रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का बोध होना, पता चलना, एहसास होना। तो क्या मतलब हुआ ही रियलाइज्ड, उसे इस बात का पता लग गया, या कह सकते हैं उसे इस बात का एहसास हो गया दैट कि इट वाज ईजियर मतलब ये ज़्यादा आसान था, टू होल्ड हिज हैंगर मतलब अपने गुस्से को होल्ड करना, रोकना, ये ज़्यादा आसान था, देन टू ड्राइव दोज नेल्स इनटू द फेंस मतलब कि इसकी तुलना में कि वो कीलों को उस फेंस में, उस बाड़े में ठोके, इससे ज़्यादा आसान ये था कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करे या गुस्से को अपने उस गुस्से को रोके। तो इस बात का उसे बोध हो गया था। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, ये एक छोटा सा बच्चा है जो कि ये जो फेंस है, अब आप इसको देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया फेंस का मतलब होता है किसी प्रकार का बाड़ा वगैरह जो लगाया जाता है घर की सुरक्षा के लिए, किसी भी चीज़ की सुरक्षा के लिए, इसे घेरा भी कहा जाता है। तो ये घर है और इस घर की सुरक्षा के लिए ये बाड़ का प्रयोग किया गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में फेंस बोलते हैं। और ये जो बच्चा है ये इस हैमर से मतलब कि हथौड़ी से कील को ठोंक रहा है। चलिए आगे देखिए। Finally, the day came when the boy did not lose his temper at all। क्या मतलब हुआ दोस्तों, फाइनली का मतलब होता है आखिरकार या फिर अंततः। फाइनली द डे केम, एक दिन आया, और ये कम की सेकंड फॉर्म है। फाइनली द डे केम व्हेन द बॉय डिड नॉट लूज हिज टेम्पर एट ऑल। और दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं द बॉय डिड नॉट लूज, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का वाक्य है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो आपको डिड नॉट का प्रयोग करना होता है, और डिड नॉट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। और ये लूज़ का मतलब होता है खोना या फिर गंवाना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ आप इसे अच्छे से समझ लीजिए कि फाइनली द डे केम मतलब आखिरकार एक दिन ऐसा आया, व्हेन द बॉय डिड नॉट लूज हिज टेम्पर एट ऑल मतलब जब लड़के ने अपना आपा नहीं खोया, मतलब उसको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, मतलब एक दिन ऐसा आया जब उस लड़के को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। चलिए आगे देखिए। ही टोल्ड हिज फादर अबाउट इट, क्या मतलब हुआ, और ये टेल की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है बताना। टेल मतलब बताना और टोल्ड मतलब बताया। तो क्या मतलब हुआ ही टोल्ड हिज फादर अबाउट इट, उसने अपने पिता को इस बारे में बताया। एंड द फादर सजेस्टेड, दोस्तों सजेस्ट करने का मतलब होता है किसी को सुझाव देना, और ये वर्ब है, और ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो क्या मतलब हुआ एंड द फादर सजेस्टेड, और जो पिता थे उन्होंने सुझाव दिया।
चलिए आगे देखिए। नाउ, अब, पुल आउट वन नेल फॉर ईच डे दैट यू आर एबल टू होल्ड योर टेम्पर। क्या मतलब हुआ? नाउ मतलब अब, पुल आउट। दोस्तों पुल आउट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को खींच कर बाहर निकालना। तो क्या मतलब हुआ? उन्होंने सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया कि नाउ अब पुल आउट वन नेल, मतलब कि फॉर ईच डे दैट यू आर एबल टू होल्ड योर टेम्पर। उन्होंने क्या बोला कि अब आपको क्या करना है? पुल आउट वन नेल, मतलब आपको एक कील रोज खींचनी है, फॉर ईच डे मतलब हर उस दिन के लिए, दैट यू आर एबल टू होल्ड योर टेम्पर मतलब जिस दिन आप अपने गुस्से को कंट्रोल मतलब कि नियंत्रण कर पा रहे हो, उस दिन आपको हर रोज एक कील निकालनी है। तो इस पूरी लाइन का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो पिता थे उन्होंने उसको क्या सजेस्ट किया कि नाउ पुल आउट वन नेल फॉर ईच डे दैट यू आर एबल टू होल्ड योर टेम्पर, मतलब कि अब आपको हर रोज एक कील निकालनी है, मतलब पुल आउट मतलब निकालनी है, बाहर खींच के निकालनी है, फॉर ईच डे हर उस दिन के लिए जिस दिन आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाए या फिर कैसा अपने गुस्से को नियंत्रित कर पाते हो। चलिए आगे देखिए। डेज पास्ट। दोस्तों पास्ट का मतलब होता है गुजर जाना। डेज पास्ट मतलब दिन गुजर गए। एंड द यंग बॉय वॉज फाइनली एबल टू टेल हिज फादर दैट ऑल द नेल्स वर गॉन। क्या मतलब हुआ? डेज पास्ट मतलब कि जो मतलब कई दिन गुजर गए। एंड द यंग बॉय वॉज फाइनली एबल टू टेल हिज फादर, मतलब कि जो यंग बॉय था, वो जो जवान लड़का था, वो आखिरकार फाइनली क्या था? वॉज एबल टू टेल हिज फादर, वो अपने पिता को इस बारे में बता पाने में समर्थ था। दैट की ऑल द नेल्स वर गॉन, की जो सारी कीलें थी वो निकल चुकी थी। गॉन का मतलब है यहाँ पर हट जाना, वो जो सारी कीलें थी वो जा चुकी थी। चलिए आगे देखिए। द फादर लेड। और दोस्तों यहाँ पर ये लीड की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। लीड का मतलब होता है किसी को ले जाना और लेड का मतलब ले जाया गया, ले गया। तो क्या मतलब हुआ? द फादर लेड, द फादर लेड हिज सन टू द फेंस एंड सेड। तो क्या मतलब हुआ? द फादर लेड हिज सन टू द फेंस एंड सेड, जो पिता थे वो अपने बेटे को ले गए। कहाँ ले गए? टू द फेंस मतलब उस बाड़ पे ले गए, फेंस पर ले गए मतलब बाड़ पर ले गए। एंड सेड, और उन्होंने कहा, यू हैव डन वेल। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो जो इस तरह का वाक्य होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ? यू हैव डन वेल मतलब आपने बहुत अच्छा किया है, आपने अच्छा किया है। वेल मतलब अच्छा, आपने अच्छा किया है। माई सन मेरे बेटे, बट लेकिन, बट लुक एट द होल्स। होल का मतलब होता है छेद। तो उन्होंने क्या कहा? बट लुक एट द होल्स, लेकिन छेदों को देखो। इन द फेंस, जो कि कहाँ पर है? इन द फेंस, जो कि इस मतलब इस फेंस में है, जो ये जो बाड़ है इसके अंदर है। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो पिता हैं वो अपने बेटे को दिखा रहे हैं। ये जो छेद हैं जो कीलों के द्वारा किए गए हैं वो अपने बेटे को वो सब दिखा रहे हैं। चलिए आगे देखिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि यू हैव डन वेल माई सन बट लुक एट द होल्स इन द फेंस। उन्होंने क्या कहा कि आपने बहुत अच्छा किया है बेटा, लेकिन आप देखो, लुक एट द होल्स, आप इन छेदों को देखो। इन द फेंस, जो कि कहाँ पर है? इन द फेंस मतलब जो इन बाड़ में है। द फेंस विल नेवर बी द सेम। क्या मतलब हुआ? द फेंस, ये जो फेंस है मतलब ये जो बाड़ है, विल नेवर बी द सेम, वो मतलब सेम एक जैसे कभी भी नहीं होंगे। विल नेवर बी द सेम मतलब वो जैसे थे वो वैसे कभी भी नहीं होंगे। विल नेवर बी द सेम। वैन यू से थिंग्स इन एंगर, से का मतलब कहना और एंगर एक नाउन है जिसका मतलब होता है क्रोध या फिर गुस्सा। तो क्या मतलब हुआ? वैन यू से थिंग्स इन एंगर, जब आप चीज़ें कहते हो या जब आप कुछ कहते हो गुस्से में, दे लीव स्कार्स जस्ट लाइक दीज वंस। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों लीव का मतलब छोड़ना और स्कार का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई दाग वगैरह, उसे स्कार कहा जाता है, दाग धब्बा। तो उन्होंने क्या कहा कि व्हेन यू से समथिंग इन एंगर, जब आप कुछ गुस्से में कहते हो, दे लीव स्कार्स, वो एक तरह से दाग छोड़ जाते हैं या और इसका मतलब निशान भी होता है, वो निशान छोड़ देते हैं। जस्ट लाइक दीज वंस, इनकी तरह। तो दोस्तों आप इसका मतलब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसा जो पिता थे उन्होंने अपने बेटे को क्या समझाया कि
जैसा आपने इस स्टोरी में देखा कि पिता ने बोला कि जब आपको गुस्सा आप कंट्रोल करने लग जाओ तो आपको हर रोज़ एक कील निकालनी है, और जब उसने सारी कील निकाल दी और उसने अपने पिता को बताया तो जो पिता थे वो अपने बेटे को वापस उसी जगह पर ले गए, उस बाड़ पर, उस फेंस पर जहाँ पर कीलें ठोंकी हुई थी, और उन्होंने उन छेदों को दिखाया। और उन्होंने अपने बेटे को क्या कहा कि जब आप कोई भी चीज़ गुस्से में कहते हो तो वो एक तरह से क्या करते हैं, दे लीव स्कार्स, मतलब वो एक तरह के निशान छोड़ देते हैं, एक दाग छोड़ देते हैं, निशान छोड़ देते हैं, जस्ट लाइक दीज वंस, जैसे ये हैं। तो उनका इशारा उन छेदों की तरफ था। तो दोस्तों अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि कई बार हम गुस्से में कुछ कह देते हैं किसी को, तो शायद वो बातें तो वो चीज़ मैटर तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो जो उसके निशान है या फिर वो जो बातें हैं वो लोगों को याद रह जाती हैं। चलिए आगे देखिए। इट वॉन्ट मैटर हाउ मैनी टाइम्स यू से और फील सॉरी। क्या मतलब हुआ? इट वॉन्ट मैटर मतलब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाउ मैनी टाइम्स यू से, आप कितनी बार कहते हो, और फील या महसूस करते हो सॉरी, मतलब तो उन्होंने क्या कहा कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट वॉन्ट मैटर का मतलब था इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाउ मैनी टाइम्स यू से एंड और फील सॉरी, कि आप कितनी बार मतलब सॉरी बोलते हो या फिर सॉरी फील करते हो, मतलब उस चीज़ को उस दुख को महसूस करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द वुंड विल ऑलवेज रिमेन देयर, जो वुंड है मतलब जो जख्म है, विल ऑलवेज रिमेन देयर, वो हमेशा वहाँ पर रहेंगे। तो पिता ने ऐसा समझाया। तो चलिए दोस्तों, अब ये जो हमारी आज की ये कहानी है, इसका मॉरल भी देख लेते हैं एक बार। वाइजली सेड मतलब बुद्धिमानी से कहा गया है। अ वर्बल वुंड, वर्बल का मतलब वो होता है मुंह से कहा गया, जिसको मौखिक भी कहते हैं। अ वर्बल वुंड्स, वुंड मतलब एक जो मौखिक, वुंड एक नाउन है जिसका मतलब जख्म या घाव, जो एक मौखिक घाव होता है। इज एज बैड एज, वो उतना ही बुरा होता है, एज ए फिजिकल वन, जो एक शारीरिक होता है। सो इसलिए लर्न टू कंट्रोल योर एंगर, इसलिए सीखो, क्या सीखो? टू कंट्रोल योर एंगर, अपने गुस्से को नियंत्रण करना। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी, और मैं समझता हूँ कहानी तो बहुत छोटी है, लेकिन जो इस कहानी का संदेश है, जो इस कहानी से जो हमें मॉरल, जो इस कहानी का मॉरल है या हमें जो नैतिक शिक्षा मिलती है वो ये है कि कई बार हम लोग गुस्से में आके, कई बार गुस्से में, क्रोध में, कई बार हम कुछ इस तरह के शब्द प्रयोग कर लेते हैं जो दूसरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। शायद दूसरों को उन शब्दों से बहुत दुख होता है, और उसके बाद शायद हमें भी ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि हमने शायद दूसरों का दिल दुखाया, तो हम कई बार खुद भी सॉरी फील करते हैं या फिर सॉरी बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा हमने इस कहानी में देखा था, जो उनके पिता ने उन्हें समझाया उस बेटे को, कि जब उस बेटे ने कील तो निकाल दी, लेकिन उसके बाद भी वो जो छेद थे वो वहीं रह गए। तो शायद उसका ये कहानी का मतलब ये भी है कि कई बार हम जो बुरी चीज़ें दूसरों लोगों को बोल देते हैं, फिर हम सॉरी भी बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो जो उसके निशान होते हैं और जो बातें होती हैं वो लोगों, वो उनके मन में रह जाती हैं। तो इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि हमें अपने गुस्से को हमेशा ही कंट्रोल करना चाहिए, और हमें किसी से भी गुस्से में कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएँ यदि आपका कोई भी सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।